नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बातें नई पुरानी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिंदू सम्राट की जिसने भारत में मुगल वंश के अंत की शुरुआत की। हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मुगल राज शासन था, मुगल राज था, उसके अंत का अगर सबसे बड़ा कारण कोई रहा है तो वो है छत्रपति महाराज शिवाजी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महान हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की। वो एक ऐसे शासक हुए थे 17वीं शताब्दी में जिन्होंने औरंगजेब के जुल्म और अत्याचार से सीधा टक्कर लिया और भारतवर्ष और हिंदू समाज की रक्षा ही नहीं की बल्कि उसका विस्तार भी किया। और अगर हम ये कहें कि शिवाजी के कारण ही अचानक से पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य टूट गया, बिखर गया और समाप्ति के रास्ते पे चल पड़ा, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। और सिर्फ मुगल साम्राज्य ही नहीं, दक्खन में उस समय जो भी इस्लामिक साम्राज्य थे जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सब के भी अंत का कारण छत्रपति महाराज शिवाजी ही थे। तो चलिए आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, शुरू से लेके अंत तक उनकी जो पूरी जीवन यात्रा है। इसे हमने 5 भागों में बनाया है। तो आज हम पहले भाग में उनके जीवन के कुछ शुरुआती दिनों की बात करेंगे, जन्म से लेके उनके शुरुआती संघर्ष और परवरिश के बारे में। तो मित्रों, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था साल 1630 में और जो जन्म की तारीख मानी जाती है, दिनांक, वो है 19 फरवरी 1630। हालांकि थोड़ा बहुत इस बारे में लोग कुछ कहते हैं कि कुछ जन्म की तारीख कुछ आगे पीछे, कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ इतिहासकारों द्वारा कुछ और भी तारीख बताई जाती है 19 फरवरी के आसपास। लेकिन सभी हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स से मतलब बात करने के बाद जो महाराष्ट्र सरकार ने जो शिवाजी का जन्मदिन जो माना है वो है 19 फरवरी 1630 का। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पुणे जनपद के, पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक जुन्नार नाम की एक छोटी सी जगह है। वहां पे शिवनेरी का एक किला है जुन्नार में, वहीं उनका जन्म स्थान था। तो शिवनेरी के किले में सन 1630 19 फरवरी को शिवाजी का जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का नाम शाहाजी भोसले और माता जीजाबाई थी। तो ये जो परिवार था शिवाजी का, ये एक मराठा परिवार था, एक बहुत ही मतलब, और शाहजी एक बहुत ही कुशल मिलिट्री जनरल थे। मराठा एक सैनिक कमांडर थे उस क्षेत्र में। और ये जो है एक मराठा परिवार जिसमें कि भोसले वंश में ये जन्म जन्म हुआ था शिवाजी का। और वहाँ की एक लोकल, वहाँ की एक देवी है जिसे हम कहते हैं शिवाई देवी, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा शिवाजी। और मित्रों, उस समय 1630 में जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति थी वहाँ की, उस क्षेत्र की, वो कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे जो सत्ता थी, जो पावर थी, जो राजनीतिक पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, वो तीन लोगों के बीच में, तीन मुस्लिम शासकों के बीच में वो बटी हुई थी। एक था बीजापुर, सल्तनत बीजापुर, दूसरी थी सल्तनत अहमदनगर और तीसरी थी गोलकोंडा की सल्तनत। ये तीनों ही मुसलमान सल्तनत थी और इन्हीं तीनों के बीच में पूरा का पूरा दक्खन क्षेत्र, यानी जो लगभग हम कहें तो कि आज के महाराष्ट्र का अधिकतर भाग और कुछ मैसूर, कर्नाटक, बैंगलोर तक का जो भाग था, वो इन तीन ही मुसलमान सल्तनत के बीच में बटी हुई थी, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर। और शाहजी जो थे वो एक तरह से वो निजाम शाही जो अहमदनगर की थी, और जो आदिल शाह थे बीजापुर के सुल्तान, इन दोनों के बीच में जो है वो अपना समर्थन कभी वो निजाम ऑफ अहमदनगर और कभी आदिल शाह, इन दोनों के बीच में ही वो काम करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सेना बना रखी थी और उनकी एक छोटी सी अपनी मराठा सेना थी। और उनका जो शिवनेरी का जो किला उन्हें मिला हुआ था सुल्तान की तरफ से, वो उन्होंने अपना एक तरह से स्वतंत्र बना रखा था। वो ये नहीं कि चलिए आज आज हम अहमदनगर या बीजापुर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उनके बिल्कुल नौकर की तरह या उनके इशारों पे हम चल रहे हैं। इनका समर्थन होता था कि चलो अभी मैं आदिल शाह के साथ हूँ या अभी मैं अहमदनगर के साथ हूँ। लेकिन
ये पूरी तरह से उनकी नौकरी कभी नहीं की उन्होंने। हमेशा ही उन्होंने अपनी एक छोटी-सी मराठा सेना, स्वतंत्र मराठा सेना और एक शिवनेरी का किला अपने पास रखा था। और वो अपनी शर्तों पे समर्थन करते थे, कभी आदिल शाह को और कभी अहमदनगर को। तो और इसी परिवेश में, इसी माहौल में, इसी वातावरण में सन 1630 में महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी के किले में। हाँ, अब आया साल 1636। तो 1636 जब शिवाजी मात्र 6 वर्ष के बालक थे, उसमें कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, वो उन्होंने मुगल की एक तरह से मुगल के की अधीनता स्वीकार कर ली। वो औरंगजेब का एक स्टेट बन गए। और उन्होंने औरंगजेब और मुगल सरकार के आदेश पर जो है अपने राज्य को और दक्षिण की तरफ, यानी कि बीजापुर से और दक्षिण की तरफ उन्होंने हमला करना शुरू किया, क्योंकि राज्य का विस्तार करना था। क्योंकि अब आदिल शाह जो है बीजापुर के अकेले सुल्तान नहीं थे, अब जो है उन्होंने अपना विलय कर लिया था मुगल के साथ, औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब ने जो है आदिल शाह को आदेश दिया था कि और दक्षिण की तरफ जो भी जो ज़मीन है, जो भारत जो बचा हुआ है, वह अब आपको कब्ज़ा करना है। तो इसमें फिर आदिल शाह ने बीजापुर से और दक्षिण की तरफ सैनिक अभियान चलाना शुरू किया और इसमें उन्हें शाहजी के सहायता की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने फिर शाहजी से सहायता माँगी, सैनिक सहायता, और शाहजी ने जो है उनको अपनी शर्तों पे कि भई पूना जो मैं हूँ, जहाँ पूना का जो छोटा-सा हमारे पास एक किला है, उसके अलावा मुझे पूरे पुणे की जागीरदारी चाहिए, तभी मैं सहायता करूँगा। तो इस बात पर आदिल शाह एक तरह से राज़ी हो गए और शाहजी की जो अपनी मराठा सैनिक टुकड़ी थी, वो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को उनकी मदद के लिए भेजी, खुद भी वो उसमें लगे और उन्होंने दक्षिण में आज के समय जो मैसूर या बैंगलोर तक का जो क्षेत्र है, वो उन्होंने जीता। जीत के उन्होंने दे दिया आदिल शाह को। बदले में उन्होंने पूना का एक स्वतंत्र जागीरदारी उनसे ले ली आदिल शाह से। पहले वो केवल शिवनेरी या उसके आसपास के थोड़े से जगह की का मालिकाना हक था, पर अब उन्हें पूरे पुणे का जागीरदार बना दिया आदिल शाह ने, और उनकी सेना भी बड़ी हो गई। लेकिन शाहजी स्वयं जो है उन्हें बैंगलोर में उन्हें तैनात कर दिया गया, क्योंकि वो नई जीती हुई जगह थी, इसलिए वहाँ इनका रहना आवश्यक था। और जो पुणे की जागीर मिली थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटर यानी उसका जो प्रशासक थे, वो बनाए गए दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव को पुणे की जागीर का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और शाहजी स्वयं जो है बैंगलोर में तैनात हो गए आदिल शाही हुकूमत की तरफ से। और ये लगभग चला 1647 तक, यानी जब शिवाजी 16-17 साल के जब तक हुए, तब तक वो पुणे में ही रहे, क्योंकि अब वो पुणे के वो लोग जागीरदार थे। हालांकि पिता से उनकी दूरी रही, पिताजी जो है अधिकतर समय बैंगलोर रहे, इस समय जो मैसूर वाला क्षेत्र है आज का। और दादोजी कोंडदेव जो केयर टेकर थे एक तरह से, उनके समय उनके प्रशिक्षण में शिवाजी का बचपन बीता और जो प्रशिक्षण वगैरह हुआ वो उस इसी दौरान हुआ। फिर 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई और उसके बाद शिवाजी को पुणे का एडमिनिस्ट्रेटर, या यूं कहिए कि पुणे का गवर्नर, वो बनाया गया। और इसके बाद अब देखिए, अब सारा वहाँ का खेल पलटने वाला था, क्योंकि शिवाजी जो थे वो एक स्वतंत्र विचारधारा के सम्राट थे। एक जो यूँ कहें कि जो एक प्योर हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने की बात उनके मन में कहीं न कहीं थी। वो किसी बीजापुर के अंडर रह के या किसी औरंगज़ेब के इशारे पे काम करने वाले नहीं थे। तो जब 16 साल की उम्र में दादाजी कोंडदेव की जब मृत्यु हो गई 1647 में, शिवाजी उस समय लगभग 16-17 साल के थे। उसके बाद उन्हें पुणे का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो 1646 में जब शिवाजी ने पुणे की कमान संभाली, वो वहाँ के स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किए गए। उसके बाद उनके मन में कहीं न कहीं एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र, एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना उनके मन में जोर मार रही थी। वो उनके मन में बचपन से ही थी।
और उन्होंने देखा कि यही सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब बीजापुर के सुल्तान भी बूढ़े हो रहे थे और वो बीमार रहते थे। और शिवाजी ने देखा कि इस समय लगभग उत्तर भारत, मध्य भारत पूरा औरंगजेब के सीधा नियंत्रण में है। दक्षिण भारत ये बीजापुर सुल्तान के मदद से भी औरंगजेब के नियंत्रण में आ गया है। मैसूर तक लगभग पूरा भारत ही जो है मुस्लिम शासन या मुस्लिम रूल, मुगल रूल के, मुगल राज के अंदर आ गया था। तो उन्होंने इसे स्वतंत्र कराने के लिए देखा कि सबसे पहले जो पुणे के आसपास के क्षेत्र हैं या जो मराठा सेना थी इनके पास, उसे सबसे पहले विस्तार करना होगा, धन संग्रह करना होगा। पुणे के आसपास के क्षेत्रों पे अधिकार करके, कब्जा करके, कुछ ऐसे किले जो कि ऊंचे पहाड़ियों बने हुए हैं, उन सबको जीतना होगा और फिर वहां से और धन इकट्ठा करके, सेना बड़ी करके, और दूसरे क्षेत्र जो मराठवाड़ा या मध्य भारत के क्षेत्र, उस पे हमला करके उसे छुड़ाना होगा। ये उनकी योजना कहीं न कहीं उनके दिमाग में थी। तो सबसे पहले 1646-47 के बीच में उन्होंने देखा कि इस समय सुल्तान जो है बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तोरना के किले पे हमला किया। वहीं पास में ही तोरना का एक किला है पुणे के पास। तो ऐसा माना जाता था कि उस किले में काफ़ी सारा धन और ये खजाना है, जिससे आगे सेना बढ़ाई जा सकती है और भविष्य के सैनिक अभियानों को उससे फंडिंग की जा सकती है। तो उन्होंने 1646-47 के बीच में तोरना के किले पे हमला किया और उसे जीत लिया। और वहाँ भारी मात्रा में जो धन या जो खजाना उसे उन्हें मिला, उसे फिर उन्होंने रख लिया और उससे आगे अपनी सेना बढ़ानी शुरू की। नए-नए मराठा योद्धाओं को उन्होंने भर्ती किया, जो उस समय पुर्तगाली और कुछ बाहर के शासक जहाँ-तहाँ आए हुए थे, उनसे नए-नए तरह के उन्होंने अस्त्र बनाए, अस्त्र-शस्त्र, हथियार बनाए, कुछ मॉडर्न नया प्रशिक्षण दिया सैनिकों को। और उसके अगले 2 साल में, यानी कि 1647 से लेके 1649 के बीच में, उन्होंने आसपास के और कई किलों पे हमला किया, उस धन और उस नए प्रशिक्षण और नई सेना की मदद से, जिसमें कि उन्होंने पुरंदर, कोंढाना, चाकन ये सारे किले भी जीत लिए। उसके अलावा उन्होंने सुपा, बारामती, इंदापुर ये भी किले जीत के इन क्षेत्रों को भी अपने सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया। अब मराठा सेना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो सीधा-सीधा बीजापुर की और गोलकोंडा की सल्तनत को चुनौती देने की स्थिति में आ चुकी थी, इन 3 सालों के अंदर-अंदर। और इसमें बहुत बड़ा योगदान था तोड़ना से जीते हुए उस खजाने का। उसके बाद फिर उन्होंने कोंकण की तरफ रुख किया, क्योंकि कोंकण का क्षेत्र भी ऐसा था जहाँ काफ़ी वो एक तरह से उपजाऊ ज़मीन थी और वहाँ कोंकण जीत लिया जाता, कोंकण का क्षेत्र, तो उससे पूरी मराठा साम्राज्य को एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता जहाँ अनाज और खेती का बहुत बड़ा विस्तार था और कभी न खत्म होने वाली एक फूड सप्लाई, यानी सेना को जो एक अनाज की सप्लाई होती है, वो कोंकण क्षेत्र से मिल सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी ने सबसे पहले कल्याण, आज जो हमारे महाराष्ट्र में कल्याण का शहर है, उस क्षेत्र पे हमला किया और उससे लगता है वो बाकी कोंकण के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया, क्योंकि वहाँ बीजापुरी सेना नहीं थी। काफ़ी कमज़ोर उनकी थोड़ी बहुत सेना वहाँ रहती थी। तो उन्होंने सीधा हमला करके कल्याण या उसके आस-पास का कोंकण क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। अब जाके जो बीजापुर के सुल्तान थे या जो भी उनकी सरकारी मशीनरी थी, उन्हें समझ में आया कि शिवाजी की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है और आमने-सामने कोई इनके सामने टिक नहीं पा रहा है। जिस किले पे, जिस क्षेत्र पे उन्होंने हमला किया, सीधा पराजित करके जीत ही लिया है अभी तक। और उस समय उन्हें ये भी एहसास हो गया था, क्योंकि बीजापुर स्वयं ही शाहजी की मराठा सेना के कारण ही वो अधिकतर युद्ध जीत रही थी और अब शिवाजी अपना एक स्वतंत्र राज स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुके थे। इसलिए उन्हें लग गया था कि अब इनसे सीधी-सीधी टक्कर में हम हार जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो इनके पिता थे, शाहजी, जो उस समय मैसूर और बैंगलोर के क्षेत्र में तैनात थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वहाँ के एक लोकल मराठा सरदार थे, बाजी घोरपड़े, उनके मदद से ही शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया 25 जुलाई सन 1648 को, ताकि शिवाजी पे लगाम लगाई जा सके। इस शर्त पे कि आप अपने हमले बंद करो, तब हम शाहजी को छोड़ने में विचार कर सकते हैं।
तो शिवाजी ने एक चतुर सैनिक नेतृत्व का परिचय देते हुए उन्होंने अपने सैनिक अभियान बंद कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब आगे हमले नहीं करूंगा, जितना क्षेत्र मैंने जीता है अभी के लिए मेरी मराठा साम्राज्य इसी में रहेगी, आप शाहजी को जो है मुक्त करें। और इसके बाद जो है फिर कुछ बातचीत हुई और सन 1649 में यानी कि लगभग 1 साल के बाद शाहजी को छोड़ दिया गया, क्योंकि इस बीच में शिवाजी ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए अपने हमले बंद कर दिए थे। और जैसे ही शाहजी की रिहाई हुई, फिर अगले साल 1650 में शिवाजी ने फिर आक्रमण शुरू कर दिया और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। अब उनके लिस्ट में वो सारे लोकल मराठा जमींदार और सरदार थे जो कि बीजापुर गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उनके साथ लगे हुए थे और उनके लिए ही काम करते थे। तो सबसे पहले शिवाजी ने उन लोकल मराठा जमींदार और सरदार जो कि बीजापुर और जो मुसलमान सुल्तानों के साथ लग के राज कर रहे थे, उन पे जो है अपनी नजर गड़ाई, क्योंकि बिना उन्हें नियंत्रण किए हुए उस मुगल सुल्तान, जो दक्कन के मुगल सुल्तान थे और जो औरंगजेब की ताकत थी, उसे कम नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने सबसे पहले 1656 में जिंजी एक जगह पड़ती है महाबलेश्वर के पास, उस पर आक्रमण किया और वहां चंद्रराव मौर्य जो कि बीजापुर के प्रशासक एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो संभाल रहे थे उस जगह को, उस पर हमला किया उन्होंने और जिंजी को जीत लिया। और इस युद्ध में चंद्रराव मौर्य मारे गए। उसके बाद और भी वहाँ कई सारे छोटे छोटे जो मराठा जमींदार और लोकल सरदार थे जो कि सुल्तान के साथ लगे हुए थे, जैसे कि कई सामंतवाड़ी के सामंत, घोरपड़े लोग, मुधोई के, फिर निम्बालकर, पलटन के, माने के जो शिर्के लोग थे, इन सभी को कुछ ना कुछ देशमुखी अधिकार मिला हुआ था और ये लोग सब सुल्तान के लिए काम करते थे। अब शिवाजी ने ये भी देखा कि सबको एक एक करके युद्ध में परास्त करना संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग भी मराठा समाज से ही आते थे। अब उन्होंने क्या किया कि ये लोग जो सुल्तान की नौकरी कर रहे थे, जितने देशमुख लोग थे, जैसे कि सावंत लोग या निम्बालकर, शिर्के, ये लोग, अब इन्होंने क्या किया कि सीधा शिवाजी ने अपने सामाजिक ताने बाने को बढ़ाना शुरू किया और जो गांव के स्तर पे जो पटेल लोग होते हैं उनसे जनता से सीधा संपर्क साधना शुरू किया, वहां बेहतर प्रशासन देना शुरू किया, धन की सप्लाई, खाद्यान्न की सप्लाई, ये सीधा, ताकि जनता उनसे सीधे जुड़ गई और जनता शिवाजी के साथ हो गई। और ये जो देशमुख लोग थे जैसे निम्बालकर, घोरपड़े, सावंतवाड़ी वाले जो भी सरदार लोग थे, उनसे जनता कट के सीधे शिवाजी के साथ जुड़ गई। इस कारण जहां जहां लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने ही इन देशमुख लोगों को पलट के वो सारे की सारी जनता सीधे मराठा साम्राज्य में शामिल हो गई शिवाजी के। शिवाजी को इन देशमुख लोगों से सीधा युद्ध नहीं करना पड़ा, इन्हीं की जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह करके जनता शिवाजी के साथ शामिल हो गई। कई जगह उन्होंने जो है वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित किए, वहाँ के लोकल जो गांव के लोग थे उन लोगों के साथ अपने समाज में। और इस कारण जो है अब लगभग पूरा का पूरा वो जो आज का जो महाराष्ट्र है, उत्तर कर्नाटक है, कुछ हद तक गोलकोंडा का क्षेत्र, महाबलेश्वर तक का जो इलाका है, कुछ हद तक गुजरात का क्षेत्र, ये अब शिवाजी के सीधे नियंत्रण में आ चुका था। और फिर इसी बीच साल 1664-1665 में शिवाजी के पिताजी शाहजी की मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। शिकार खेलने के समय कोई दुर्घटना हुई जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और इस दौरान लगभग 1600 यानी अपने मृत्यु के 1 डेढ़ साल पहले शाहजी ने एक तरह से कह दिया था कि भाई अब शिवा के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, वो एक स्वतंत्र राजा हो चुका है, बीजापुर को अगर शक्ति है तो जाके स्वयं निपट ले, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। और तब तक 1664-65 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब शिवाजी पे नजर औरंगजेब की भी पड़ गई कि दक्षिण में मेरा पूरा साम्राज्य लगभग लगभग अब समाप्त कर चुके हैं शिवाजी। और अब जो वहां की परिस्थिति बन रही थी उसमें सीधा टकराव शिवाजी का होने वाला है मुगल के साथ। जो दिल्ली में बैठी हुई औरंगजेब की सरकार थी, अब उसकी नजर पड़ गई थी उस पर कि वहां बीजापुर और आदिल शाह से ये संभलने वाले नहीं है, अब सीधा हमें ही वहां दक्कन की तरफ जाना होगा और शिवाजी पर नियंत्रण करना होगा।
तो ये अब इसके आगे की कहानी जो भी है, वो हम भाग 2 में, दूसरे भाग में बात करेंगे। और अभी ये शुरुआती जो प्रारंभ का उनका जीवन काल था, उनके जन्म से लेके पहले 15-20 साल जब उन्होंने अपने आप को वहाँ लोकल मराठवाड़ा और बीजापुर को ख़त्म करके जो है महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में पहले अपना अधिकार किया और अपनी सेना को मजबूत किया। अब इसके बाद हम अगले भाग में फिर बात करेंगे उनके आगे की जो सीधा उनका जो संघर्ष था मुगलों के साथ, जो टकराव था वो, या उसके आगे जो प्रशासन वगैरह उनकी कैसी थी। तो ये कुल कहानी शिवाजी की पूरी जीवन कथा हम 5 भागों में बनाने वाले हैं। ये था पहला भाग। तो आप बहुत जल्दी हम इसका भाग 2, 3, 4 और 5 भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पूरी जीवनी हम बताएँगे शिवाजी की। तो देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी हफ्ते हम दूसरा भाग लेके फिर आएँगे आपके सामने। तब तक के लिए आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मैं और इसी तरह से भारत के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि हम विस्तार में नहीं जानते, उन्हें हम लेके आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।